नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। देखो, करंट फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में हमारे देश की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई 23.9% से। क्यों? कोविड-19 की वजह से ज़बरदस्त लॉकडाउन लगा था। उसके बाद आरबीआई के अनुसार अगले क्वार्टर में भी, यानी जुलाई से सितंबर के बीच का जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर में भी देश की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होगी 10%। अब टेक्निकली राइटर कहते हैं ये रिसेशन हुआ। रिसेशन का मतलब क्या होता है? रिसेशन का मतलब ये होता है लंबे समय तक जब किसी देश की इकोनॉमी स्लो डाउन करती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब वो रिसेशन में है। रिसेशन के समय इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हो जाती है और जीडीपी में भी डिक्लाइन देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें फिलहाल हमारे देश की इकोनॉमी में देखने को मिल रही हैं। तो एक्सपर्ट्स के अनुसार टेक्निकली ये एक रिसेशन है। देखो, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा होगा कि इंडिया की इकोनॉमी रिसेशन को फेस कर रही है। और देखो, जब हम ये कहते हैं कि इंडिया में फिलहाल रिसेशन है, तो इसका असर हर एक एवरेज इंडियन पर देखने को मिलता है। एवरेज इंडियन के लिए जो नंबर्स हैं कि इकोनॉमी कितना कॉन्ट्रैक्ट हुई, कितनी श्रिंक हुई, ये सब मैटर नहीं करते हैं। एवरेज इंडियन जब ये देखता है कि घर में जो बड़ी बेटी है उसकी जॉब चली गई, या फिर छोटी बेटी को जॉब मिल नहीं पा रही है इंप्रेसिव क्वालिफिकेशन के बावजूद, तब लगता है कुछ तो गड़बड़ है। जब एक एवरेज इंडियन ये देखता है कि टाउन में कई सारी जो वर्कशॉप्स हैं वो बंद पड़ी हैं, ट्रक खाली पड़े हैं, रेस्टोरेंट्स में ग्राहक नहीं हैं, तब उसे एहसास होता है कुछ तो गड़बड़ है। अगर देखो हम आज के समय में इंडिया में जॉब सिचुएशन की बात करें, देखो इकोनॉमी इवन कोविड-19 से पहले भी स्लो डाउन कर ही रही थी। 2018-19 में और 2019-20 में भी बहुत से लोगों की जॉब्स गई हमारे देश में। एक आंकड़ा भी आया था, आपको याद होगा, कोविड-19 से पहले, कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है फिलहाल पिछले 45 सालों के हाई पर है। लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन लगा, उसकी वजह से एक अनुमान के अनुसार 2 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। और सभी तरह का रोजगार, रेगुलर, सैलरीड, नॉन कंट्रैक्चुअल, कैजुअल, डेली वेज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और जब लोगों की जॉब्स गई तो देखो इसका असर इनकम लेवल पर भी देखने को मिला। और इनकम लेवल जब कम हुआ लोगों को, तो फिर ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा कि किराया देने के लिए पैसे नहीं है, मतलब जिस मकान को ले रखा है किराए पर उसका रेंट देने के लिए पैसे नहीं हैं, फैमिली का पेट भरने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ऐसी सिचुएशन इंडिया में इमर्ज होके आई लॉकडाउन के बाद। देखो, आज के समय में इंडिया जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है ना, वो है जॉब्स का। जब लोग भूखे हों, गरीब हों और डेस्परेट हों, तब देखो कोई भी जॉब चलेगी। राइटर एग्जांपल देते हैं मनरेगा। मनरेगा की जो जॉब है इसमें मैनुअल वर्क दिया जाता है और मनरेगा की जॉब में लोएस्ट डेली वेज मिलते हैं। लेकिन 7 महीनों तक ये जो लॉकडाउन लगा, इसमें 11 करोड़ लोगों ने मनरेगा स्कीम के तहत काम मांगा। ये देखो, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज के द्वारा एम्प्लॉयड पर्सन्स हैं, उनसे 20 गुना ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है। यानी आप कह सकते हो 11 करोड़ बाय 20 एम्प्लॉयज़ हैं स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज के। इन सब पॉइंट्स और एग्जाम्पल्स की सहायता से राइटर आखिर में ये कहने की कोशिश करते हैं, अगर देखो आज के समय में आपको इकोनॉमी के बारे में बात करनी है तो कोई भी बातचीत तब मीनिंगफुल होगी जब आप ये बात करते हो कि जो जॉब्स खो गई हैं उनको कैसे रिकवर किया जाए और नई जॉब्स कैसे जनरेट की जाएं। इसके बाद राइटर एग्जाम्पल की सहायता से बताते भी हैं कि कौन से सेक्टर में ज़्यादा जॉब्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। राइटर कहते हैं, देखो 4 कंपनीज हैं, अलग अलग सेक्टर की हैं। गवर्नमेंट अगर लोन देती है इन 4 कंपनीज को जो अलग अलग सेक्टर से संबंध रखती हैं, तो कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा जॉब्स को जनरेट करेगी? एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए सरकार 10 लाख का लोन देती है किसी कंपनी को और वो कंपनी फिर उस लोन को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करती है
प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पर। तो पहली जो कंपनी है, मान लीजिए स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 10 लाख का लोन मिलने पर ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक जॉब जनरेट करेगी। उसके बाद ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, अगर इस कंपनी को लोन मिलता है तो ये 3 नई जॉब जनरेट करेगी। लेदर गुड्स को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है, इसको 10 लाख का लोन मिलता है, 70 नई जॉब्स जनरेट की जाएंगी इस लेदर गुड्स को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी के द्वारा। सबसे लास्ट में कपड़े वाली फैक्ट्री है कोई, अगर उसको 10 लाख का लोन मिलता है तो वो 240 नई जॉब्स जनरेट करेगी, इंक्लूडिंग 80 फॉर वुमेन। तो इस एग्जाम्पल से सीधा सीधा मतलब ये निकलता है, सरकार को ऐसे सेक्टर्स पर फोकस करने की आवश्यकता है जो लेबर इंटेंसिव हैं। फॉर एग्जाम्पल कपड़े प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्रीज, ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, यहां से बहुत जॉब्स जनरेट होती हैं। अपैरल सेक्टर यानी गारमेंट सेक्टर के अलावा लेदर गुड्स, वैल्यू एडिड एग्रीकल्चर, ये सब लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। इसके बाद देखो राइटर ये बोलते हैं, ये जो जॉब क्रिएटिंग सेक्टर है ना, ये सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट पे डिपेंड नहीं करते अपने माल को बेचने के लिए, ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं। जैसे इंडिया में मोर देन 1/2 यानी 50% से ज़्यादा जो लेदर गुड्स प्रोड्यूस हुआ था वो तो एक्सपोर्ट हो गया। मान लीजिए 100 यूनिट प्रोड्यूस हुआ था तो 50 यूनिट से ज़्यादा तो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट हुआ। उसी प्रकार से टोटल जितने कपड़े हमारे देश में प्रोड्यूस हुए, ऑलमोस्ट 1/3 एक्सपोर्ट हुए। इसलिए आवश्यकता ये है कि इंडिया और ज़्यादा एक्सपोर्ट मार्केट ढूंढे, मतलब और ज़्यादा ऐसी डेस्टिनेशन ढूंढे जहाँ पे चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जा सके, और एक बार ढूंढने के बाद उन एक्सपोर्ट मार्केट को नर्चर भी किया जाए, सस्टेन भी किया जाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर इंडिया ध्यान नहीं देगा तो दूसरे देश जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया वो मार्केट को खा जाएंगे, मतलब अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाएंगे और इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सामना नहीं कर पाएंगे। तो एक बार एक्सपोर्ट मार्केट मिल भी जाती है तो उसको सस्टेन करने की आवश्यकता है। इसके बाद राइटर ये कहते हैं, देखो मर्चेंडाइज जो एक्सपोर्ट है वो स्पोर्टिंग जॉब्स भी बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होती हैं। अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए लेदर गुड्स का एक्सपोर्ट बढ़ा है, तो लेदर गुड्स बनाने में जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, या फिर लेदर गुड्स किसी एक हिस्से में देश में प्रोड्यूस होते हैं, उनको दूर तक ले जाना, फॉर एग्जांपल पोर्ट तक ले जाना, तो भी बहुत सारी जॉब्स इनडायरेक्टली भी क्रिएट होती है ना। इसके बाद राइटर कहते हैं, देखो हाल ही में अरविंद सुब्रमण्यम और प्रोफेसर सौमित्रो चटर्जी ने एक रिसर्च स्टडी पब्लिक डोमेन में रखी, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। इनके अनुसार 2003 से लेकर 2012 के बीच एक्सपोर्ट हमारे देश में अच्छा खासा था, ना सिर्फ सर्विसेज में बल्कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक्सपोर्ट भी काफ़ी था। यह आंकड़ा हमने डिस्कस भी किया था, आपको याद होगा कि 1995 के बाद से 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्टर था मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का इंडिया। 12% एनुअल ग्रोथ देखने को मिल रही थी इंडिया के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के एक्सपोर्ट में। इंडिया इस मामले में सिर्फ वियतनाम और चाइना से पीछे था। इंडिया ने 1990-91 के बाद जो नई ट्रेड पॉलिसी अपनाई उससे इंडिया को काफ़ी फायदा हुआ। उसके बाद जो भी सरकारें आईं उन्होंने उसी नीति को आगे ले जाने का काम किया, यानी LPG रिफॉर्म्स के एजेंडे पर विभिन्न सरकारें चली। लेकिन इसके बाद राइटर थोड़ा पॉलिटिकल डायमेंशन देते हैं। पी चिदम्बरम हैं तो कांग्रेस के हैं, थोड़ा तो खिलाफ लिखेंगे ही, लेकिन एज सच पॉलिटिक्स नहीं है इस आर्टिकल में। पॉइंट्स तो ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल आंसर्स में किया जा सकता है। सॉरी, राइटर कहते हैं, देखो 2013-14 में इंडिया का गुड्स का एक्सपोर्ट था 314 बिलियन, जो कि 2018-19 में था 313 बिलियन डॉलर्स, यानी बिल्कुल गुड्स का एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट हो गया, बिल्कुल 1 बिलियन घट गया, बल्कि 5 सालों में बढ़ने के बजाय। राइटर इसके काफ़ी सारे रीजंस बताते हैं, जैसे GST का खराब इम्प्लीमेंटेशन, डिमोनेटाइजेशन, इसके साथ साथ सरकार ने पुरानी जो नीति थी उसे चेंज कर दिया। सरकार ने LPG रिफॉर्म्स के रास्ते पर चलना बंद कर दिया। बाहर से जो माल इंपोर्ट करते थे उन पर टैरिफ को ज़्यादा लगाना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ साथ बॉर्डर पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई।
रुपी मजबूत होता गया, और जब रुपी मजबूत होता है तो एक्सपोर्ट घटता है, आपको भी पता है। इसीलिए चाइना बार बार अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करता है डॉलर के मुकाबले में। इसके अलावा राइटर के अनुसार पिछले 6-7 सालों में लाइसेंसिंग राज फिर से आ गया। नॉन टैरिफ बैरियर सरकार ने काफ़ी ज़्यादा लगा दिए। 2 तरह के बैरियर होते हैं ना, बाहर से हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। एक टैरिफ बैरियर, मतलब हमने टैक्स इंक्रीज कर दिया गुड्स पर, और दूसरे नॉन टैरिफ बैरियर, जैसे कि हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी, या फिर यूरोपियन कंट्रीज जो काफ़ी बार इंडिया के माल पे लगा देते हैं सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं नॉन टैरिफ बैरियर के। तो सरकार ने ये सब लगाए, इस वजह से जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो कम होता गया। और अब अगर हमें एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है तो ध्यान से सुनिएगा, राइटर कहते हैं अगर अब एक्सपोर्ट को हमें इंक्रीज करना है तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हमें साइन करने ही होंगे, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। पिछले कुछ सालों में बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इमर्ज होके आए हैं, जैसे आसियान, नाफ्टा, पुराने हैं ये, मतलब ऐसा नहीं कि पिछले कुछ सालों में ही इमर्ज होके आए हैं। मरकज़र, इन एग्रीमेंट्स से देखो बहुत ज़्यादा व्यापार बढ़ा है। मतलब एग्रीमेंट्स में जो जो कंट्रीज इन्वॉल्व है ना, आपस में उनके बीच ट्रेड बहुत ज़्यादा बड़ा है। देखो एक सबसे बड़ी आयरनी पता क्या है, एक तरफ हमें ये पता है कि सरकार चाहती है कि इंडिया से ज़्यादा माल एक्सपोर्ट हो, लेकिन सरकार दूसरे देश से माल को इंपोर्ट नहीं करना चाहती। आप मुझे एक बात बताइए कि फॉर एग्जांपल यूके है, यूके से अगर हम माल को इंपोर्ट करेंगे ही नहीं, किसी प्रकार का बैरियर लगा देंगे, फॉर एग्जांपल यूके से इंपोर्ट होने वाले माल पर हमने टैरिफ को इंक्रीज कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया, या फिर कोई नॉन टैरिफ बैरियर लगा दिया, तो फिर क्या यूके अलाउ करेगा कि इंडिया अपना माल यूके में भेज पाए? नहीं करेगा ना। यूके कहेगा कि भाई तुम तो हमारा माल खरीद नहीं रहे हो, इतने सारे तुमने रुकावटें खड़ी कर रखी हैं, और तुम ये चाहते हो कि हम आपका माल खरीद लें। कोई भी देश इंपोर्ट तभी करेगा जब उसके देश का माल भी फ्रीली से दूसरे देश में एक्सपोर्ट किया जा सके। फिर उसके बाद जैसा जिस कंपनीज की कैपेबिलिटी है, कंपटीशन है, जो होगा वो होगा। यही तो है ना फ्री ट्रेड, कि आप अपने से बैरियर मत लगाओ। आप चाहते हो कि आपकी कंपनीज का माल ज्यादा एक्सपोर्ट हो, तो आप उनको कॉम्पिटिटिव बनाओ, रिफॉर्म्स लेके आओ, ताकि आपकी जो कंपनी है वो कंपटीशन में पिछड़े ना। लेकिन सरकार ये चाहती है राइटर के अनुसार कि एक्सपोर्ट तो हमारा ज्यादा से ज्यादा हो और इंपोर्ट बिल्कुल कम हो। ये सॉल्यूशन जो है वो कारगर नहीं है। अब एग्जांपल देते हैं राइटर कि फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट्स हैं, एक बार साइन हो जाता है तो फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं उनके बीच में ही आपस में ज्यादा ट्रेड होता है। जैसे देखो अब RCEP का तो मेंबर इंडिया है नहीं, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि अब RCEP का एक मेंबर दूसरे मेंबर से ही ज्यादा माल को खरीदेगा या फिर बेचेगा। बाहर के देश से वो ट्रेड कम करेगा अनटिल अनलेस उसका बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है दूसरे देश के साथ। जैसे इंडिया का आसियान के साथ तो है ही, बाकी जो देश हैं उनके साथ भी इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है, तो फिर बेशक इंडिया अपने ट्रेड को इंक्रीज कर सके। इसके बाद राइटर कहते हैं देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का थोड़ा बहुत नुकसान होता है, ज़्यादा नहीं। जैसे कि कुछ देश क्या करते हैं, इवन छोटी छोटी ट्रेड एंड कॉमर्शियल डिस्प्यूट को भी घसीट लेते हैं इंटरनेशनल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में, ये कह के कि देखो इंडिया जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के प्रोविजंस का उल्लंघन कर रहा है। ये तो कुछ देश करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मिसयूज करते हैं, बट ये एक रीजन नहीं हो सकता कि इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन ही ना करे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया को साइन करने चाहिए, लेकिन नेगोशिएशन अच्छी करनी चाहिए। दुनिया में देखो नेगोशिएशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। फेवरेबल ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया साइन कर लेता है अच्छी नेगोशिएशंस के साथ, तो इंडिया को इससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं अभी देखो इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब है और एक्सपोर्ट्स का इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव करना है और बहुत सारी जॉब्स जनरेट करनी है। अरविंद सुब्रमण्यम और सौमित्रा चटर्जी ने जो पेपर पब्लिश किया था उसके अनुसार अगर
लेबर इंटेंसिव सेक्टर में कुछ कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए तो $60 बिलियन और ज़्यादा गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकता है इंडिया, और इससे लाखों जॉब्स भी जनरेट होंगी। ये फैक्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो अगर एक्सपोर्ट्स को रिवाइव करना है तो इंडिया को प्रोटेक्शनिज्म का रास्ता छोड़ फ्री मार्केट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया जॉब्स, एक्सपोर्ट्स एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।